नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त, और इस वक्त में मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे हम कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले इस वक्त में बात करेंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की। आज 14 अगस्त है, तो 14 अगस्त को इस देश का बंटवारा हुआ था और जो विभाजन में विस्थापित हुए थे उनके दर्द को लंबे समय तक भुला देने का काम हुआ था। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया था। इस पर सबसे पहले बात करेंगे और इसके बाद आज की खास चर्चा खास मेहमानों के साथ करेंगे, और वो मुद्दा है एसआईआर का। एसआईआर में जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है और जिस तरह से इसमें हंगामा या फिर मुद्दों की तलाश, क्योंकि अब चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर संसद हो या फिर पार्टियों के बीच वार और पलटवार की बात हो, अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी इस मुद्दे पर विपक्ष को बिल्कुल तगड़ा जवाब देने के लिए मैदान में उतर चुकी है। तो इस पर बात करेंगे, इस पर खास चर्चा करेंगे, और इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल के अजब गजब सियासत की भी, क्योंकि वहां बड़ी जबरदस्त सियासत, जिस तरह से वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, एसआईआर के मुद्दे पर और बांग्ला भाषा के मुद्दे पर लगता है कि अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर ममता बनर्जी बहुत ही घबराई हुई है क्या, इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटा, प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए देश तैयार। समारोह के लिए राजधानी दिल्ली में जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्रपति करेंगी राष्ट्र को संबोधित। देशभक्ति के रंगों से सराबोर हर घर तिरंगा अभियान की धूम। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी बढ़ चढ़कर हो रहे हैं शामिल। जनमानस में खासा उत्साह और जोश। आज देश मना रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 2021 से इस दिवस को मनाने की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने लिया था इस दिवस को मनाने का निर्णय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी पीडीए की सोच से बाहर निकलने की दी नसीहत। कहा, पीएम के विजन से विकास यात्रा बढ़ी आगे। बिना भेदभाव सबका विकास ही सरकार का लक्ष्य है। बिहार एसआईआर पर 14 दिन बाद भी किसी राजनीतिक दल ने प्रस्तुत नहीं किया दावा या फिर आपत्ति। निर्वाचन आयोग ने दी इस बारे में जानकारी। ये थे हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले जिस मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, वो मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जो आज भी आंखों में आंसू ला देता है। और विडंबना देखिए कि इसको भुला देने की पूरी कोशिश की गई कि लोगों की जहन में ये बात आए नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानस पटल पर वो दर्द अंकित था और प्रधानमंत्री ने 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया। अब हर वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है यह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 2021 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया और लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा भी की थी। विभाजन के कारण यातना सहने वालों की याद में यह दिवस मनाया जाता है। जान गंवाने वाले, अपने मूल से उजड़ जाने वालों को इस दिन याद किया जाता है। 14 अगस्त 1947 वो तारीख है जब भारत को काटकर बांट दिया गया था। भारत का विभाजन हुआ था। धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, लेकिन लाखों परिवारों के करोड़ों लोगों ने इसकी कीमत चुकाई थी। लूटमार, बलात्कार, नरसंहार, ये खुला दृश्य देखने को मिला था कट्टरपंथियों के द्वारा। और खासतौर पर जो पाकिस्तानी हिस्से थे, वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। बहुत सारे लोग मारे गए
और जो जिंदा बच गए वो सब लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर पलायन के लिए मजबूर हो गए। लेकिन विडंबना देखिए कि भारत आकर भी इन लोगों को तत्कालीन नेताओं से निराशा ही हाथ लगी। लंबे समय तक इनके दुखों के बारे में बात तक नहीं की गई। इनके दर्द को भुलाकर हम केवल आजादी का जश्न मनाते रहे। अब आजादी के जश्न से भी पहले इनको याद किया जाता है। और विभाजन का बीज किसने बोया था? सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, जिनके बारे में आप जानते हैं, मशहूर शायर सारे जहां से अच्छा। उन जैसे लोगों ने पाकिस्तान के ख्वाब को आगे बढ़ाया, विभाजन के ख्वाब को आगे बढ़ाया। कट्टरपंथियों ने विभाजन के बीज को विषैला वृक्ष बना दिया और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर लगातार जोर दिया और ऐसा जोर दिया, डायरेक्ट एक्शन का कॉल दे दिया। उसके जरिए जिन्ना ने भरपूर खून खराबा करवा दिया। आजादी जिस समय तक मिली थी उसी समय तक तो 2 लाख लोगों का नरसंहार हो चुका था और विभाजन के बाद भी कट्टरपंथियों का मन शांत नहीं हुआ। कत्लेआम मचाया, मासूम लोगों को भारी संख्या में शिकार बनाया और कट्टरपंथी शैतानों के आगे इंसानियत हार गई। समय के साथ उन अत्याचारों की बातें हो गई थी कम, लेकिन अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के जरिए उन्हीं को याद किया जाता है। लेकिन जरा देखिए, अब भी यह सिलसिला जारी है। केरल में केरल सरकार ने विश्वविद्यालयों और संबंधित कॉलेजों को सूचित कर दिया है कि देखिए, विभाजन विभीषिका दिवस मनाना अनिवार्य नहीं है। हटा लिया राज्यपाल के आदेश को। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर के निर्देशानुसार विभाजन विभीषिका दिवस मनाना अब जो है अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि राज्यपाल जो है वो इसको अनिवार्य करना चाहते थे। तो केरल सरकार के इस रुख से तुष्टीकरण ऐसा लग रहा है कि आज भी सबसे ऊपर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने बताया कि उनके ज़हन में वो दर्द मौजूद था, तो लाल किले से विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की उन्होंने घोषणा की थी 2021 में और कहा था कि हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। तो आपने प्रधानमंत्री को सुना और जैसा कि हमने रिपोर्ट में बताया कि जब वो यहां भारत आए सब कुछ छोड़ छाड़ कर, उस समय भी उनके साथ यहां के नेताओं ने बेरुखी की थी और वो आज भी जारी है। केरल में देखिए, केरल के मंत्री ने क्या कुछ कहा इस मामले पर, देखिए। സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ തൊട്ട് തലേന്ന് വിഭജന ഭീകരതാ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഒരു സർക്കുലർ ബഹുമാന്യനായ ചാൻസലറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം പോയതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ക്യാമ്പസുകൾ ആ പരിപാടി നടത്തേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ അഭിപ്രായം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് DCE മുഖാന്തരവും DTE മുഖാന്തരവും ഈ അറിയിപ്പ് വിവിധ കലാലയങ്ങൾക്ക് നൽകും. ये वाइट, ये जो आप अभी बातें सुन रहे थे, केरल सरकार की मंत्री की बातें आप सुन रहे थे। मलयालम में ये बात है, लेकिन इसका अर्थ मैं बता देता हूं। इसका अर्थ ये है कि जो केरल सरकार में, केरल में जो विश्वविद्यालय जितने भी हैं वहां पर और शिक्षण संस्थानों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाना अनिवार्य नहीं है। यानी आज भी उन बेचारों को, उन अभागों को याद करने से परहेज है। क्यों है ये परहेज? समझा जा सकता है, इसके पीछे तुष्टीकरण है। जो पहले कारण था वो आज भी केरल जैसे राज्यों में कारण मौजूद है। तो बीजेपी के नेता तुहिन सिन्हा ने कहा कि यह दिवस विस्थापित लोगों के सम्मान में मनाया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस कभी कभी इसका भी सम्मान नहीं करती है। विभाजन के कारण परेशान होना पड़ा था, कई लोगों को जाने गंवानी पड़ी थी, कई लोगों की जाने गई थी, कई लोग जो हैं विस्थापित हुए थे। तो उनकी पीड़ा की याद में, उनको उनकी पीड़ा के सम्मान में
हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं। दुख की बात यह है कि पिछले 3 वर्षों में आज तक कांग्रेस ने उन लोगों को याद नहीं किया, उनकी स्मृति में इस दिन का सम्मान नहीं किया। और सवाल ये उठता है कि देश की विपक्षी पार्टी ना तो कारगिल विजय दिवस मनाती है, ना तो विभाजन विभीषिका दिवस के दुख में जो है देश के साथ खड़ी होती है। तो ये विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी का हित किस देश के साथ जुड़ा है? सवाल वही है कि हमारे यहाँ की कुछ पार्टियों, कुछ नेताओं का हित कहाँ से जुड़ा हुआ है, और क्या उनको इस तरह की चीख पुकार, इस तरह की दर्द, वो जो उस समय सुनाई दिया, दिखाई दिया, उनको भुलाने में ही उनका फायदा दिख रहा है क्या? राजन खन्ना जी हमारे साथ, जो लेखक और स्तंभकार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस बातचीत में। और एक ऐसे मौके पर हम बात कर रहे हैं सर, जब ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। आज भी जब उस दृश्य को आप देखिए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आज भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस तरह से वो विभाजन की विभीषिका थी, और क्योंकि आप तो कई बार आपको ये भी अवसर मिला है कि आप उन क्षेत्रों में भी गए जहां से ये लोग समूल उजड़ गए, जहां से इनको कट्टरपंथियों ने समूल उजाड़ दिया, वहां जाकर भी आपने देखा है कि किस तरह से इनका सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं करीब करीब 7 दशकों तक इनके जो दर्द थे उनको भुला देने की एक तरह से कोशिश हुई सर। देखिए, ये जो विवेकानंद जी ने एक बहुत जब उनका संक्षिप्त जीवन। सर माफी के साथ थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, मैं आपके पास लौटूंगा। इस समय जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है। नाइट्रिक एसिड डाल करके उन बैलेट बॉक्सेस में भरे हुए वोटों को, जहां जिनके चलते हुए परिणाम निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता था, उनको नष्ट भ्रष्ट करने की घटनाएं अखबारों में छपी थी। उनके बाद के कालखंड में गांधी नेहरू परिवार ने एक बार फिर सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरह से इंदिरा गांधी जी के चुनाव के समय में सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करने के साथ साथ में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल किया, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके इलेक्शन को खारिज किया था, वो हम सब के संज्ञान में है। परिवार के तीसरे नेता राजीव गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अपने मतदान क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी में जिस तरह से खुले आम बूथ कैप्चर हुए थे, लोगों को मतदान करने से रोका गया था अनैतिक तरीकों से, उसको लेकर के अमेठी में रीपोलिंग कराने की आवश्यकता पड़ी थी। रीपोलिंग न की जाए, इसको लेकर के उसे रोकने के लिए अनेक तरह के प्रयास किए गए थे। सोनिया गांधी जी, कल एक प्रश्न उनको लेकर के पूछा गया था और मैं आश्चर्यचकित हूं कि किसी भी विषय का तुरंत फुरत जवाब देने के लिए जो कांग्रेस पार्टी के सिपहसालार सामने आते हैं, 24 घंटे बीत जाने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी में उस प्रश्न को लेकर के न परिवार की तरफ से और न पार्टी की तरफ से किसी तरह का कोई प्रत्युत्तर आया है। पूरी कांग्रेस पार्टी उस पर मौन साधे हुए। यह अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है कि 1983 में जब सोनिया गांधी जी को भारत की नागरिकता मिली थी, उससे 3 साल पहले बिना भारत ताकतों या विदेशी ताकतों के साथ में गलबैयां करते हुए उनके साथ में अपने संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ करते हुए भारत के विरोध में बात करने वालों की ताकत को और अधिक बढ़ाया। मैं सिर्फ कुछ विषय आपके संज्ञान में जो मैंने विषय रखे हैं उसके बारे में रखना चाहता हूं।
1952, 51 के चुनाव की चर्चा मैंने आपके सामने की कि प्रारंभ से ही गांधी नेहरू परिवार ने किस तरह से अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए मतदान प्रक्रिया के साथ में मतदाता सूची निर्माण से लेकर के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अपने पक्ष में परिवर्तित करने के लिए किस तरह का खेला किया था। पहले इलेक्शन ने बैलेट टेम्परिंग, वोट के लिए नोट या रिश्वतखोरी, वोटों का इंटिमिडेशन करना, अपने मन माफिक परिणाम लाने के लिए वोटों को अनैतिक रूप से कैंसिल करना, कैश फॉर बैलेट और बैलेट बॉक्सेस में एसिड डाल करके वोटों को प्रभावित करने का पाप किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब का चुनाव 1952 में रामपुर लोकसभा से जीता जा सके, परिणाम घोषित होने के समय में वोटों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दबाव देकर के तीसरे उम्मीदवार विशन चंद्र सेठ के वोट सारे मौलाना आजाद को ट्रांसफर करा करके और उस चुनाव में उनको विजय दिलाई थी। ये सारा विश्व इस बात को जानता है। 1952 के चुनाव में बाबा साहब अंबेडकर लोकसभा में न पहुंचे, इसको लेकर के नेहरू ने पहले उनके सामने जो कैंडिडेट खड़ा किया, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में एक गठजोड़ बनाया और उसके बाद में भी चुनाव के परिणाम अनुकूल न आना पाते हुए 74,333 वोटों को उस समय में इनवैलिड डिक्लेयर कराया गया और 74,333 वोट इनवैलिड डिक्लेयर करने के चलते हुए अंबेडकर मात्र 14,561 वोटों से चुनाव हार गए थे। इस तरह से 1952 से मैं कुछ उदाहरण मात्र आपके सामने इंगित करना चाहता हूं। 1957 के चुनाव में रायचियारी बिहार में जिस तरह से देश ने पहली बार ऑर्गेनाइज रूप से बूथ लूटने का खेल देखा था, वो कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में, तत्कालीन नेताओं के संरक्षण में हुआ था। जम्मू कश्मीर का उदाहरण हम सबके सामने है। 3 दशक तक जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों को प्रभावित किया गया कांग्रेस पार्टी के सरकारों के समय में, 1951 के चुनाव में जब ये घोषणा की गई थी, कांग्रेस और एनसी ने यह तय किया था कि सभी मतदान क्षेत्रों में, सभी चुनाव क्षेत्रों में केवल एनसी के ही उम्मीदवार खड़े होंगे, उसके अतिरिक्त कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हो सकता। जम्मू प्रजा परिषद के जो कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उन सब के कैंडिडेचर फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए और बिना किसी विरोध के निर्विरोध सारी की सारी सीटें उस समय एनसी ने जीती थी। यह खुला खेल संविधान की हत्या और लोकतंत्र की हत्या का नंगा नाच उस समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक इसी तरह से 1957 के चुनाव में, 1962 के चुनाव में, 1967 के चुनाव में जिस तरह से नॉमिनेशंस को रिजेक्ट करने का खुला खेल हुआ, वो आज इतिहास के पन्नों में सुस्पष्ट रूप से दर्ज है। इंदिरा गांधी जी के समय में, जैसा मैंने आपके सामने उल्लेख किया, अपने आप को चुनाव हारना ऐसा निश्चित मानते हुए, जहां एक तरफ चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, धन का दुरुपयोग किया गया, लेकिन उससे पहले भी 1963 से 67 के कालखंड में भी पैसा बहा करके और मसल पावर के आधार पर चुनाव जीतने का खुला खेल हुआ था। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि यहां ज्यादातर आप सब युवा पत्रकार मित्र बैठे हैं। यदि पुराने अखबारों को या पुराने लोगों से आप चर्चा करेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय एक नारा हुआ था कि सहाय से नोट लो और महामाया को वोट दो। इंदिरा गांधी जी को वोट चुनाव जिताने के लिए खुलेआम ये नारा पब्लिकली लगाया जाता था कि सहाय जो उनके चुनाव का संचालन करने वाले थे,
कि उनसे नोट लेकर के और महामाया को यानी इंदिरा गांधी जी को वोट देना है। ठीक इसी तरह से 1969 के चुनाव में भी बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को अनैतिक रूप से प्रभावित करने और इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस को उस समय के सीईसी श्री एसपी सेन वर्मा ने रिकॉर्ड किया था। 1972 के चुनाव में जिस तरह से इंदिरा गांधी जी और गृह मंत्री केसी पंत ने बंगाल और जम्मू कश्मीर के चुनावों को अनधिकृत रूप से प्रभावित किया था, आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान का संरक्षण और लोकतंत्र के संरक्षण की बात कहकर के संविधान की पुस्तक को जेब में लेकर के घूम रही है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में 60 के दशक से लेकर के 70 के दशक तक हम सब लोगों ने, और आप चाहें तो YouTube पर इसके बहुत सारे वीडियोस आपको सबको देखने को मिलेंगे, उस कालखंड की मूवीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बूथ कैप्चरिंग की एक इकोनॉमिक वर्टिकल उस समय देश के बहुत सारे प्रांतों में खड़ा हो गया था। इंदिरा गांधी जी का जब चुनाव, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह तय करते हुए, प्रमाणित मानते हुए कि यह चुनाव अनैतिक साधनों के तहत जीता गया है, जब चुनाव खारिज कर दिया गया था, तब देश ने लोकतंत्र की हत्या का वो काला अध्याय देखा और देश में इमरजेंसी थोप करके देश के नागरिकों को लोकतंत्र और संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता को बाधित कर दिया गया था और देश ने वो लोकतंत्र हत्या का नंगा नाच उस समय में देखा था। 77 में सरकार बनने के बाद में भी कांग्रेस पार्टी के संरक्षण में जिस तरह से डुप्लीकेट बैलेट्स के माध्यम से चुनाव प्रभावित किए जा सकते हैं, इसको लेकर के जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी, आसाम जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी। वो सब रिकॉर्ड आज भी जो है, वो दस्तावेज आज भी सुरक्षित हैं। राजीव गांधी जी के चुनाव में, जैसा मैंने आप सबके सामने उल्लेख किया कि 1989 के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 97 पोलिंग बूथ्स पर अनैतिक तरीके से वोटर्स को प्रभावित करने, रोकने या बूथ कैप्चरिंग होने के आरोपों के प्रमाणित मानते हुए वहां रीपोलिंग का आदेश दिया था। ठीक इस तरह की घटनाएं राजीव गांधी जी के चुनाव में बाद के कालखंड में भी हुई थी। बहुजन समाज पार्टी के सम्मानीय नेता स्वर्गीय कांशीराम जी ने भी इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत दर्ज करके ये कहा था कि उनके कैंडिडेट्स को हराने के लिए वोटर लिस्ट से में नामों से छेड़छाड़ के बाद में चुनाव प्रक्रिया को भी बाधित करने और उसे अपने अनुकूलता के अनुरूप उसे परिवर्तित करने का काम हुआ है। ऐसी अनेक घटनाएं देश में पिछले समय में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के संरक्षण में देश की जनता ने और देश की चुनाव प्रक्रिया ने देखी है। मैंने जैसा आपके सामने कहा कि सोनिया गांधी जी जो 1983 में भारत की नागरिकता हासिल कर पाई, वो 1980 में देश की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा पाई। कांग्रेस पार्टी से एक बार फिर मैं आज प्रश्न करता हूं कि ये वोटर लिस्ट को प्रभावित करने का खेल उन्होंने कैसे और क्यों कर किया था और किस तरह से एक व्यक्ति देश का मतदाता हुए बिना, देश का नागरिक हुए बिना देश का मतदाता बनने का अधिकार हासिल कर पाया था। मैं ये मानता हूं कि सोनिया गांधी जी ने 80 और 80 में जो चुनाव में मतदान किया था, वो निश्चित रूप से भारत के सार्वभौमिकता को चुनौती देते हुए भारत के संवैधानिक प्रक्रिया को जो है उद्धता बताने के अनुरूप था। इसके बाद के राहुल गांधी जी के नेतृत्व काल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने हर उस क्षण में जब भारत कहीं गर्व कर सके, जिस विषय पर भारत गर्व कर सके, उस विषय पर भारत को नीचा दिखाने के लिए या तो संदेह के बादल पैदा किए, और हम सब ने देखा, आप सबकी जानकारी में है
कि किस तरह से उन्होंने विदेशी ताकतों के साथ में गठजोड़ ऐसे समय में जब भारत को एक सॉलिडेरिटी की आवश्यकता थी, तब गठजोड़ बना करके विदेशी ताकतों के हौसलों को बढ़ाने के लिए काम किया। इसी तरह से आज मैं आप सबके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस परिवार ने, ये परिवार की लीगेसी है कि ये फ्रॉड, डिसीट और उसके माध्यम से मैंडेट को स्टील करने का, चोरी करने का काम करते हैं। जिन्होंने आज तक मैंडेट चोरी करने का काम किया, जिन्होंने बूथ लुटवा करके जो है चुनावों के परिणामों को चोरी करने का काम किया, जिन्होंने वोटों को खारिज करा करके वो जो है चुनाव परिणामों को चोरी करने का काम किया, जिन्होंने मतदान के अधिकार से अनैतिक रूप से लोगों को वंचित करके चुनाव परिणामों को चोरी करके अपने पक्ष में बदलने का काम किया, वो आज इस तरह के अनर्गल प्राप्त करके अपने आप को लोकतंत्र का मसीहा साबित करने का एक प्रयास कर रहे हैं। कल कुछ प्रश्न आदरणीय अनुराग ठाकुर साहब ने भी उनसे खड़े किए थे। मैं फिर कहूंगा कि उन प्रश्नों का जवाब भी आज तक कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाई है। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। प्रश्न आमंत्रित है गौरव। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मंत्रालय का कार्यक्रम नहीं है। विभाजन की विभीषिका इस देश के नागरिकों के लिए हमेशा स्मृति में बनी रहे ऐसी एक घटना है। एक ऐसी घटना जो तत्कालीन कांग्रेस की सत्ता को प्राप्त करने और प्रधानमंत्री पद पर आने की आकांक्षा और महत्वाकांक्षा, इसके चलते हुए जो देश का विभाजन हुआ और जिस विभाजन के चलते हुए दुनिया का सबसे बड़ा विस्थापन, माइग्रेशन ऑफ द पीपल, माइग्रेशन ऑफ द मासेस हुआ। करोड़ों लोगों के घर बार उजड़ गए, करोड़ों लोगों के अपने घर छोड़कर के एक से दूसरे जगह पे जाना पड़ा। लगभग 20 लाख लोगों की उस घटनाओं में, उस समय की घटनाओं में मृत्यु हुई। अनेकों रेफ्यूजी ट्रेन चलानी पड़ी, अनेकों लोगों का नरसंहार हुआ और उस घटना के वो घटना हमेशा हमेशा के लिए भारत के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में अंकित हुई। सत्ता के लालच में, सत्ता की लालसा में कांग्रेस के द्वारा विभाजन की ये शर्त स्वीकार करने और विभाजनकारी ताकतों को निरंतर कांग्रेस के द्वारा आज भी समर्थन दिए जाने, इसके चलते हुए देश के 140 करोड़ लोगों की स्मृति में इस विषय को हमेशा ताजा रहना आवश्यक है कि भविष्य में कभी भी इस तरह की नौबत भारत में किसी सत्ता लोलुप व्यक्ति के चलते हुए न आए, भारत कभी विभाजित न हो, भारत की एकता और अखंडता कभी बाधित न हो। और उसके साथ साथ में ऐसे सारे लोग जो विभाजन की विभीषिका का दंश झेल करके भारत में आए थे, जो विभाजन की विभीषिका के चलते हुए अपना सब कुछ लुटा करके भारत में पहुंचे, ऐसे लाखों लोग जो अपना सब कुछ गंवा करके भारत में लौटे थे, उन्होंने बड़े संघर्ष के बाद में भारत में न केवल अपने आप को स्थापित किया, अपितु भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा घटक, एक बहुत बड़ा योगदानकर्ता के रूप में अपने आप को प्रतिस्थापित किया। हम उन सब लोगों के प्रति भी सम्मान जो है वो हमारा बना रहे और उनकी पहचान देश में बनी रहे, इस दृष्टिकोण से इस कार्यक्रम को आयोजित करना आवश्यक भी है और प्रासंगिक भी है। आज वाराणसी में एक ऑपोजिशन के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, प्रधानमंत्री वहां से संसद, लेकिन सभी महागठबंधन और विपक्षी लोग वहां के यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि वाराणसी में वोटों की चोरी हुई है। भाषा के नाम पर, अमीर गरीब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, जाति के नाम पर, पूजा पद्धति के नाम पर बांट करके अपने मतों को बढ़ा करके उनके बीच में विद्वेष पैदा करके किस पार्टी ने आज तक सत्ता में 55 साल तक बने रहने में सफलता प्राप्त की, सारा देश इस बात को जानता है।
इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रश्न में के लिए मुझे किसी तरह का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। एक सेकेंड सर कोमल शर्मा, जो बार बार आप भी बता रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में कितनी बार भ्रष्टाचार हुआ इस लोगों को लेकर के, लेकिन राहुल गांधी बकायदा डेटा लेकर आते हैं। कभी ये कह रहे हैं वो कि उन्होंने उन मृत लोगों के साथ चाय पी है और उसका अनुभव उन्होंने बिल्कुल अलग महसूस किया, तो इसको लेकर देखिए, मैंने जैसा अभी कहा, वोटर लिस्ट को बनाने की प्रक्रिया संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप इलेक्शन कमीशन के देखरेख और उसके बनाए गए एसओपी के तहत होती है। अगर वोटर लिस्ट में कहीं भी किसी नाम की गलत एंट्री है, किसी की उम्र को लेकर के वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, किसी के होने या न होने को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं, भारत के संविधान के बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। कोई भी वोटर लिस्ट में यदि मेरे नाम के आगे अंकित कोई सूचना गलत है, तो मुझे जिम्मेदार नागरिक के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी बनाई गई व्यवस्था के अनुरूप उसको करेक्ट कराने के लिए अप्लाई करूं। किसी का गलत नाम यदि जुड़ा है, वोटर लिस्ट जब प्रकाशित होती है तब गलत नाम जुड़ा या गलती से छूट गया नाम, इन दोनों को दुरुस्त करने की प्रक्रिया है। उसके लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता है। अगर उसके बाद में भी उसे दुरुस्त न किया जाए तो उसके बाद में या किसी का नाम गलत तरीके से हटाया जोड़ दिया जाए तो उसकी 3 बार उसको ठीक कराने की व्यवस्था है कि उसमें उसको रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पेश करके किया जा सकता है। वहां अगर एड्रेस नहीं होता है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो कलेक्टर होता है सामान्यतया उसके पास में हो सकता है। फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के पास में उसकी अपील की जा सकती है, वहां से निस्तारण कराया जा सकता है। राहुल गांधी जी को मैं ये कहूंगा कि अपने मृत लोगों के साथ में चाय पीने के लिए जो वो अनुभव लेने के लिए गए थे वो उनको मुबारक है, लेकिन उनको एक जिम्मेदार पार्टी का लीडर होने के नाते देश की पुरानी और ऐसी पार्टी जिसने 55 साल चाहे नैतिक अनैतिक तरीकों से किसी भी तरह से सत्ता प्राप्त की होगी या सत्ता में बने रहे होंगे, कम से कम अब जब देश शिक्षित युवाओं का देश है, देश उनसे अपेक्षा करता है कि वो अपने पार्टी के काडर को इसके लिए एजुकेट करें कि वो जाकर के अपने पार्टी के जो है कार्यकर्ता बीएलएज उनके जाकर के वोटर लिस्ट के दुरुस्तीकरण करने के लिए ठीक से संविधान प्रदत्त प्रक्रिया के अनुरूप काम करें। सर, चुनाव आयोग ने आज एक सूची जारी की है। उसने कहा है कि 14 दिन हो गए हैं एसआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट आए, अभी तक एक भी आपत्ति किसी राजनीतिक दल की नहीं आई। इसको लेकर तो ये अपने आप में प्रमाणित है। मैं तो फिर कहूंगा कि जिन लोगों को इससे कष्ट हो रहा है, जो लोग इसको लेकर के संसद की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं, सड़कों को रोक रहे हैं, उन लोगों को जाकर के इस प्रक्रिया में हिस्सा लेकर के और वोटर लिस्टों को जो है मैं कहीं कोई उनकी किसी तरह की आपत्ति है वो दर्ज कराना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि 17 अगस्त से बिहार से वोटर अधिकार यात्रा निकालेंगे और सीधी लड़ाई लड़ेंगे वोट चोरी के खिलाफ, जबकि इलेक्शन कमीशन अभी भी स्पष्टीकरण कर चुका है कि फॉल्स नैरेटिव न फैलाए। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि फॉल्स नैरेटिव फैलाने के विरुद्ध जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को लेकर के जो टिप्पणी की है, शायद इन शब्दों में, इतने कड़े शब्दों में, इतने गंभीर शब्दों में कभी किसी राजनीतिक नेता के विरुद्ध ऐसे किसी विषय को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी नहीं की होगी। लेकिन उसके बाद में भी यदि कोई न समझना चाहे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अपने आप ही व्यवस्था उसका निस्तारण तो करेगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये आज डिजिटल युग में पढ़े लिखे युवाओं का देश भारत जो है, वो सब इस विषय को, इन सारे विषयों को देख रहे हैं और चुनाव में समय आने पर ऐसे सारे विषयों का ठीक से जवाब देंगे। ऐसे सारे झूठे नैरेटिव्स गढ़ने, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक के समय में किए गए संदेह हो, खड़े किए गए संदेह हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक के समय खड़े किए गए प्रश्न चिन्ह हो, चाहे वो भारत जब गर्व कर रहा था और पूरा विश्व भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रहा था, कोविड के समय में भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया टीका हो जिसने मानवता को बचाने के लिए बड़ा योगदान किया, उसको लेकर के जिस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हों, भारत की परंपराओं के प्रतीक सेंगोल को लेकर के जब प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए हों, हमेशा ही जब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए, लेकिन उसके प्रत्युत्तर ने देश की जनता ने उनको वोटों के हिसाब दिया है
और वोट की चोट से उनका जो है ऐसे सारे प्रश्नों का जवाब दिया और उसके चलते हुए वो सिमटते अब हाशिए तक आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब हाशिए पे बने रहने का वो जो संघर्ष है, उस संघर्ष को भी अगर वो पुरानी रीति से लड़ते रहेंगे तो वहां से भी समाप्त हो जाएंगे। लास्ट फाइनल क्वेश्चन। ये मुझे लगता है इसको छोड़ने, इस प्रश्न पे कोई नहीं है। मुझे लगता है कि हास्यास्पद बातों के लिए यहाँ मुझे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि ये कांग्रेस पार्टी का पश्चाताप है, क्योंकि ये विभाजन विभीषिका स्मृति का 5वां साल है। इसलिए मैं आप सबके सामने ये विषय रखना चाहता हूं और ये प्रश्न कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी का पश्चाताप है कि विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस वो नहीं मनाते। क्योंकि जयराम रमेश साहब ने जब इस पर टिप्पणी की थी तब अपने ट्विटर हैंडल पर उन्होंने लिखा था कि ये दर्दनाक दिन है जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं ये पूछूंगा कांग्रेस पार्टी से कि क्या वो ये मानते हैं कि इस दर्दनाक अध्याय को लिखे जाने के लेखक और पटकथा के रचयिता कांग्रेस पार्टी और उसका का नेतृत्व था, इसलिए वो इस विभाजन की विभीषिका के दिवस को नहीं मनाते और अपनी ऐतिहासिक भूल को, जिसके चलते हुए देश को इस बड़ी पीड़ा से गुजरना पड़ा, भारत माता के 2 बाजू भारत माता से कटे, उसको उस पश्चाताप के चलते हुए वो आज इस दिन को स्वीकार नहीं करना चाहते। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि इसके अतिरिक्त भी न तो कांग्रेस योग दिवस मनाती है, योग जिसने भारत से निकल करके देश के 190 देशों तक न केवल अपनी पहचान बनाई अपितु भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक उत्थान का सम्मान पूरे विश्व के पटल पर रखा, उस योग दिवस को न मनाती है, न कारगिल विजय दिवस को मनाती है, जब देश की सशक्त सेनाओं ने देश पर हुए चौथे बड़े पाकिस्तान के हमले का माकूल जवाब देकर के देश को एक डिसाइसिव विक्ट्री दिलाई थी। उस दिन को भी वो गर्व के साथ में नहीं मनाते। इसी के साथ साथ में कांग्रेस पार्टी ऐसे अन्य, ये सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर आज जो मुद्दा उठाया गया वही एसआईआर का मुद्दा, जिस तरह से बीजेपी अब विपक्ष को जवाब दे रही है, उसी के सिलसिले में तो आज इस पर हमारी खास चर्चा भी है। लेकिन एक और मुद्दे पर वो बात कर रहे थे और वो मुद्दा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की, जिस पर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे थे और इसी पर हम बात भी कर रहे हैं। हमारे साथ राजन खन्ना जी जो विशेषज्ञ हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेखक हैं। ये इनका अनुभव है कि ये उन्होंने वहाँ जाकर देखा भी है। सर, आपसे बात ये करना चाह रहे थे कि आपने वहाँ जाकर के उस चीज़ को अनुभव भी किया है, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं और अभी केंद्रीय मंत्री बात उठा भी रहे थे कि उस समय से लेकर आज भी केरल जैसे राज्य में इन लोगों के दर्द को भुलाने छुपाने की कोशिश किसी एक खास मकसद से, और अगर मैं खुलकर कहूं तुष्टीकरण के मकसद से की जाती है। देखिए, ये जो विभाजन हुआ, ये कोई घटना जो है वो कुछ ऐसा नहीं था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ सालों में ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान चाहिए। इसके पीछे एक इतिहास है। मैं बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि 1000 साल लगभग 712 ईस्वी में पहली दफा जो सिंध प्रांत है वहां पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ और इस्लामीकरण की वहां प्रक्रिया शुरू हुई। पहले तो केवल सिंध प्रांत और मुल्तान तक रहे। बाद में 1002 में जब हिंदू शाही जो राज्य था आज के अफगानिस्तान में, उस समय गांधार था जी, तो वो 300 साल की उन्होंने बहुत जद्दोजहद करने के बाद में, क्योंकि निरंतर तुर्क जो है इस्लामी मजहब ले चुके थे, उनके आक्रमण जो होते रहे तो 300 साल तक तो दीवार बन के खड़े रहे। लेकिन प्रत्याक्रमण ना होने के कारण से, क्योंकि ये विश्व में एक इतिहास है कि कोई भी देशों के बीच में या समाजों के बीच में या कोई भी युद्ध हुआ, जब तक प्रत्याक्रमण नहीं होता जी, तो जिस दिशा से आक्रमण होते हैं वो होते ही रहते हैं। कुछ हमारे कुछ ऐसे सांस्कृतिक मूल्य थे कि हम कहते थे कि हाँ हम अपनी रक्षा करेंगे जरूर, लेकिन उसमें प्रत्याक्रमण हमारे यहाँ से हुए नहीं। होने के कारण से तुर्कों की शक्ति बढ़ती रही, इस्लामी तुर्कों की शक्ति बढ़ती रही। और एक दिन जो किला हमारा खैबर दर्रे के उस पार
सिंधु नदी बहुत आगे जाकर के जो हमारा एक था वो भारत का ध्वस्त हो गया। जो खुकरान वंश के राजा थे, जिन शाही जो के नाम से जाना जाता था, आखिरी राजा जयपाल जो है बिल्कुल वो वहां पर जो है वो परास्त हुआ और भारत के उत्तर दिशा से जो है, क्योंकि देखिए मोहम्मद बिन कासिम आया था दक्षिण से, मकरान की कोस से होकर के आया था। उत्तर दिशा से जब ये गजनवीद आने शुरू हुए तो एक प्रकार से खैबर के रास्ते खोल दिए हमने उनके लिए, ताकि बार बार हमारे पर आक्रमण कर सके। जी। लेकिन वो भी आते थे, आया लूट के चला गया। कोई इतना ज्यादा यहाँ पर क्या हुआ, इस्लामीकरण हुआ नहीं, क्योंकि उस वक्त भी जो उस समय इन सब की परिणति सर हमने देखा कि किस तरह विभाजन की विभीषिका हुई। अब जब जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको याद करने के लिए 2021 में ये बड़ा निर्णय लिया, इसमें एक संदेश भी छुपा है कि अगर कहीं किसी के मन में आगे विभाजन को लेकर कुछ छुपा हुआ भी है तो वो अपने मन से इस बात को निकाल दे। देखिए, ये हमने हमारे यहाँ पर जो शासन रहे हैं, हमको उनसे सबसे बड़ा जो शिकायत भी है और उसके ऊपर क्रोध भी है जी। मैं बताऊं कि हमने वहां से सीखा कुछ नहीं है। आज हमारी अपनी भारत भूमि में, हमारी भारत का जो हम किरीट कहते हैं कश्मीर को, वहां पर भी इसी इस्लामीकरण के कारण से जो बीज बोए गए थे 1989 में, वहां पर गिरजा टिक्कू को जो है वो उसका शरीर जो है 2 भागों में कर दिया जाता है और ऐसा वहां पर जो है नृशंस जो है हत्याकांड शुरू होता है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो ये जो बातें हुई थी, ये जो आज का पाकिस्तान है, ये हो रही थी। लेकिन उस समय जिनके हाथ में उस समय भारत ने अपनी बागडोर दे रखी थी, नेतृत्व दे रखा था, उन्होंने उस बात को नजरअंदाज किया था। उन्होंने कभी भी उस बात को क्रिटिसाइज नहीं किया था। आज डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में जिन्ना जो है वो अनाउंस करता है, ठीक है, और बंगाल में वहां उसका है सोहरावर्दी, ठीक है जी, ठीक है। तो इतने हजारों हिंदुओं को वहां पर मार दिया जाता है और जिनके लीडरशिप में हमने अपना विश्वास रखा था, वो वहां पर एक भी बात जाकर के करते नहीं है। जी बिल्कुल। आज फिलहाल समय की कमी है सर, फिलहाल समय की कमी है, इसलिए यहीं पर आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि ये जितना संवेदनशील मुद्दा है और जिस तरह से इस पर हमारे नेताओं का शुरुआती रवैया रहा, उस पर बहुत सारे प्रश्न हैं और प्रश्न तो आज भी हैं। केरल जैसे राज्य में देख ही रहे हैं किस तरह के फैसले हो रहे हैं। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि एसआईआर पर किस तरह का वार और पलटवार चल रहा है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वाह यार, क्या सही हुआ। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था, अब बात करेंगे एसआईआर पर, जहां हंगामा मचा हुआ है लेकिन मकसद सियासी है, राजनीतिक है। संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर पर विपक्ष के हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कब और किस जगह मतदाता सघन पुनरीक्षण हो, यह अधिकार केवल चुनाव आयोग का है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, लेकिन कल कही थी अगर कोई त्रुटियां सामने आए तो चुनाव आयोग उसे दुरुस्त करेगा। ईवीएम के बाद वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी रोज रोज चुनाव आयोग पर बेबुनियाद तर्क देकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है चुनाव आयोग ने भी उनसे पूछा है और कहा है कि वोट चोरी जैसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करके झूठी कहानी गढ़ने की कोशिश करना करोड़ों भारतीय मतदाताओं पर सीधा हमला है। ऐसे आरोप लाखों चुनाव कर्मियों की ईमानदारी पर भी चोट है। राहुल गांधी को अगर अपने आरोपों को लेकर सबूत है तो उसे चुनाव आयोग को सौंपना चाहिए, लेकिन बिना किसी सबूत के देश के सभी मतदाताओं को चोर कहना कहां तक उचित हो सकता है।
कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा के सीईओ ने राहुल गांधी को शपथ पत्र के साथ शिकायत दर्ज करने का कई बार आग्रह किया, लेकिन राहुल गांधी अपने जिद पर अड़े हैं, आरोप लगाकर भाग जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अगर राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप को सही मानते हैं तो हलफनामा साइन करके आयोग को दे दें। अगर उन्हें अपने दावे पर भरोसा नहीं है तो देश से माफी मांग लें। एसआईआर पर विपक्ष के तमाम भ्रम फैलाने की कोशिश का जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक की सुनवाई में एसआईआर को वोटर्स फ्रेंडली माना है। लेकिन जिन्हें सियासत करनी है उनका तो मकसद ही कुछ और है। कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर राहुल गांधी के आक्रामक तेवर का इस्तेमाल करने वाले आने वाले चुनावों में करना चाहती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की चर्चा के बीच विपक्ष एसआईआर को अपने लिए बड़ा मुद्दा मान रहा है, तो राहुल गांधी से कांग्रेस को मजबूत करने का एक बड़ा मौका दिख रहे हैं। दिल्ली में इधर एसआईआर पर हंगामे के बाद राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। 2 हफ्ते की इस यात्रा में राहुल गांधी 21 जिलों के 52 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क से पार्टी को मजबूत करेंगे। तो जानकार मानते हैं कि पिछले कई दशकों से आरजेडी के सहयोगी दल की भूमिका में कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपना जनाधार लगभग खो दिया है और अपने जनाधार को जिंदा करने की राहुल गांधी की यह खास पहल है। कहा यह जा रहा है कि यह इंडी गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा है, लेकिन ड्राइविंग सीट पर तो राहुल गांधी को बिठाकर बड़ा भाई छोटा भाई के अंतर को और गहरा कर दिया गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस की यह कोशिश है कि राहुल गांधी के वोट चोरी अभियान को यह यात्रा मजबूती दे दी, लेकिन एसआईआर को लेकर बिहार के आम मतदाताओं में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं दिखाई पड़ रही है। इस हालात में राहुल गांधी वोटर अधिकार को कितना चला पाएंगे, ये तो देखना भी बाकी है कि यात्रा क्या असर करती है। तो इन सब के बीच जदयू के नेता नीरज कुमार ने कहा कि न्याय प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर राजनीतिक टिप्पणी करना विपक्षी दलों का काम रह गया है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं, अभी फैसला नहीं आया है, लेकिन इस बीच तरह तरह के राजनीतिक कवायद किया जा रहा है। यह बताता है कि विपक्ष न केवल चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहा है, बल्कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक विचारण पर भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर राजनीतिक टिप्पणी किया जा रहा है। यह दुखद है। और साथ ही साथ हम यह जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी डबल इपिक नंबर पर तो आपकी आपत्ति क्या है, ये तो जग जाहिर हो गया। सीधे जुड़ते हैं अपने खास मेहमानों से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। धनंजय गिरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। साथ में संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, संक्षेप में जरा सा इसको आगे बढ़ाइए कि ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस पूरे मामले पर बैक फुट से निकल करके फ्रंट फुट पर खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है और विपक्ष को क्या झटके देने की कोशिश कर रही है। लाल जी, ऐसा तो है नहीं कि एसआईआर ये पहला एसआईआर जो बिहार में हो रहा है, उससे पहले लोगों ने सुना नहीं होगा। ये कई एसआईआर हुए हैं, बिहार में भी 2003 में भी एसआईआर हुए हैं, उसका तो कोई विरोध नहीं हुआ था। तब का सरकार भी, केंद्र सरकार में ये राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि वहाँ पे बिहार में जो सरकार थी वो आरजेडी के ही और इनकी सरकार थी, तब भी एसआईआर हुआ है। सवाल उसका नहीं है, सवाल ये है कि राहुल गांधी के लिए ये एक मौका है। एसआईआर के विरोध से वो कम से कम एक इमेज बिल्डिंग राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी ने एक आक्रामक छवि राहुल गांधी को लोगों के सामने लाया है। अब वो कितना उसमें भ्रम फैला रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, ये बात तो अभी धनंजय जी बताएंगे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी की ये कोशिश है कि बिहार के आने वाले चुनाव में राहुल गांधी की इस छवि को लोगों के बीच में ले जाया जाए। और इसके कोशिश में अब ये देखना है कि महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी के जो एक अलग रुख है कि अब राहुल गांधी 52 कंस्टिट्यूएंसी में जाएंगे, जो कांग्रेस का कभी वो होल्ड था उन जगहों पे, और अगर वो संदेश लोगों में स्थापित करते हैं तो आरजेडी किस तरह से इस पे रिएक्ट। बिल्कुल, ये भी एक तो ये बात, दूसरी बात संदीप जी, एक तो ये बात कि आप लोग जब अपना अभियान इस तरह बढ़ाइएगा तो आरजेडी तो असहज होगी। याद है ना, बीच में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को आगे किए थे तो आरजेडी कितनी असहज हो गई थी। और दूसरी बात ये भी कि अब तो ऐसा लगता है धनंजय जी की पार्टी ने एकदम बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा प्लान बना लिया है, पूरा उजागर कर रहे हैं, एकदम जो है 1980 से लेकर के तमाम बातें उजागर कर रहे हैं कि नागरिकता पहले ली नहीं, वोटर बन गए। लाल जी, पहली बात तो जो असहजता की बात आ रही है, इंटरनल डेमोक्रेसी में जो है प्रतिद्वंदिता की बात आ रही है, तो अभी आप किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला रहे थे। चला रहे एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, बनने चले थे, 24 सुब्बे बन के रह गए सर। अभी
जो है मंत्री है कहीं पे सरकार में, केंद्र में, वो मुख्यमंत्री के बहुत दावेदार, कई डिबेट किए थे इस मुद्दे पे। तो सर इंटरनल डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें चलती हैं और हर पार्टियों में होता है, लेकिन मुद्दा अगर बनाया जाता है तो बड़ी मजेदार। हमने तो देखा आज के कैबिनेट मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रही है और देश के विपक्ष का नेता बोलेगा, लाइव तो छोड़िए सर, काट पीट के आधा किस तरीके से चलाया जाता है पूरा देश जानता है। बहरहाल मुद्दा ये नहीं है सर। पहली बात तो विनोद जी ने कहा कि SIR ये पहली बार नहीं हो रहा है। साहब आपके पढ़े लिखे पे हमको शंका नहीं है, ना डिग्री की शंका है, पहली बार ही हो रहा है। कैसे? ये देश में पहली बार SIR हो रहा है, इसके पहले SAR होता था। दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, फिर बात करिए। तीसरी चीज, इसलिए गुमराह भाई, अब विनोद जी तो मैं मानता हूँ बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने अगर भाजपा वाले के कंफ्यूजन में नहीं, आप जो SIR और SAR कह रहे हैं, SIR और जो SAR कह रहे हैं, चुनाव आयोग खुद ये कह रहा है कि नहीं 2003 में जो प्रक्रिया की थी वही तो कर रहे हैं। नहीं, दोनों में अंतर है सर, पढ़ लीजिए ना, उसमें क्या प्रोसीजर था, इसमें क्या है, उसके डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में रख दीजिएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में रख दीजिएगा। ये रखा गया है, मुझे जरा धनंजय जी को लाने दीजिए। अब नहीं अभी मत लाइए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड में आप पहले कंप्लीट कीजिए, आज समय भी कम है थोड़ा। हाँ सर, 30 सेकंड और लूंगा। 10 आज सेकंड। सर भारतीय जनता पार्टी स्वयं आकर ये कह रही है कि चुनाव में गड़बड़ियां हैं और ये जो 6 जिले का आंकड़ा अनुराग ठाकुर जी जारी किए, हमसे तो हलफनामा के लिएगा, अनुराग ठाकुर से हलफनामा कब मांगेगा? ये चुनाव आयोग का दोगलापन है या नहीं? विनोद जी के शब्द में डबल स्टैंडर्ड। सर जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए, अब जवाब ले लीजिए। वो हलफनामा क्यों नहीं? जवाब ले लीजिए। ठीक है। अगर आपकी चोर मौसम भाई नहीं हो, ठीक है, धनंजय जी का जवाब, धनंजय जी का जवाब लीजिए, धनंजय जी का जवाब। धनंजय आवाज कम कीजिए। हाँ धनंजय जी बोलिए, धनंजय जी बोलिए। ठीक है, अब धनंजय जी जवाब दे रहे हैं जवाब। लालचंद जी बोलिए। लालचंद जी लालचंद जी, हाँ लालचंद जी 77 सालों में 13 बार चुनाव सुधार की लिस्ट में सुधार हुआ, नाम उसका चाहे जो भी हो। यह प्रक्रिया 13 बार हो चुकी है, 3 बार पंडित नेहरू के समय में ही हो चुकी है। 83 से 84 के बीच में 11% मतदाता इनवैलिड कर दिए गए थे। 2003 में जब बिहार में हुआ था तो 74,03,333 लोगों का नाम कटा था, वो 12.5% लोगों का, 12.38% लोगों का नाम कटा था। भाई कितना बचकाना हरकत है भाई, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं। इनका जवाब बात कर रहे थे, जवाब पूरा सुन लीजिए। पूरे देश में हुआ भाई आपसे बात, जवाब हाँ पहले जवाब इनका संदीप जी जवाब सुन लीजिए, समय कम है। प्लीज इनका आवाज, प्लीज आवाज, प्लीज इनका आवाज। संदीप जी जवाब सुन लीजिए ना, आज ऐसे भी समय कम है, जवाब सुन लीजिए। बोलिए। देखिए पप्पू पास नहीं होगा, 90 बार जब फेल किया तो 191 बार पास होगा, नहीं पास होगा। ये जिस पप्पू को पास कराने के लिए 91 बार कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मजबूत छवि आएगी। अरे मजबूत के ताबूत का अंतिम कील होगा, ये तुम्हारे ताबूत, कांग्रेस के ताबूत का अंतिम कील होगा। और हमारे यहाँ अंतिम यात्रा को भी यात्रा ही कहते हैं, तो कहीं अंतिम यात्रा न हो कांग्रेस की। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के कंधे छिल गए लालू परिवार की पालकी ढोते ढोते। बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हाल जाके पूछ लीजिए, बिहार में 13 साल, लास्ट अंतिम के 13 साल में 13 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिए। अपने कांग्रेस ने अपनी 13वीं कर ली बिहार में, तब वो 13,333 करोड़ का बजट, हमारा अकेले मेट्रो का बजट 13,465 करोड़ का है। तो कौन बिहार में इनकी तरफ उन्होंने जो सवाल उठाया कि पहले SAR होता था। एक मिनट, इनकी बात देखिए, ये तब से बैठ करके बेसिर पैर की और बेतुकी बात सिर्फ राहुल गांधी नहीं करते हैं, उनका हर एक प्रवक्ता करने आता है। जो विश्वेश्वरैया बोले 20 बार में विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाता है, वो SIR और SAR में अंतर बताने चले आता है। 20 बार में हम इस पर आगे बात करेंगे, ठीक है, इस पर आगे बात करेंगे। आज समय की कमी है, सभी से माफी के साथ। संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, धनंजय जी शुक्रिया, विनोद जी शुक्रिया। और हम इस पर आगे कभी और बात करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा तो अभी रहेगा। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।